अब z इज इक्वल टू अगर 4 आता है किसी सिस्टम में, तो z इज इक्वल टू 4 में किस किस तरीके के शेप, ज्योमेट्री, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। z आपको पता है कि z आपका होता है, वॉइस क्लियर है मेरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके थ्रू ही हम लोग निकालते हैं z। तो ऐसा भी हो सकता है, आपको एक केस ऐसा भी मिल सकता है जिसमें कि LP आपके 0 हों और BP आपके 4 हों। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH4 में, मीथेन में। मीथेन को अगर देखो तो 4 बॉन्ड बनते हैं इसके, हाइड्रोजन के साथ कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, और 4 बॉन्ड बन गए तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, देख पा रहे। तो BP हो गए आपके 4, तो LP क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और BP प्लस LP होता है Z। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे LP 0 है, यहाँ पे एक रेगुलर ज्योमेट्री प्रेजेंट होती है, और उस रेगुलर ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। Z इज इक्वल टू 4 में रेगुलर ज्योमेट्री मिलती है, टेट्राहेड्रल की शेप भी यही होता है। अब Z इज इक्वल टू 4 में अगर आपका BP कम हो जाए और LP बढ़ने लगे, जैसे कोई केस हमें ऐसा मिल सकता है जिसमें BP कम हो जाए, BP 3 हो जाए और LP हमारा हो जाए 1, टोटल 4 रहना है। इस टोटल 4 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, LP आप 1 ले लो और BP आप 3 ले लो। जब ऐसा केस हमें देखने को मिलता है तो LP प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें रेगुलर आपका शेप और ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, उससे थोड़ी अलग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें अमोनिया का, NH3 का, तो NH3 को अगर देखो तो इसमें BP हो जाते हैं 3, 1 2 3 पेयर्स यहाँ पे मिलते हैं BP, और नाइट्रोजन के ऊपर एक LP होता है। तो ये LP अब क्या करता है, अब टेट्राहेड्रल नहीं रहने देता है, इसकी ज्योमेट्री को, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को चेंज कर देता है, और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पिरामिडल। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये और भी दूसरा केस बन सकता है, LP 1 था, अब LP को 2 कर लो, BP को 2 कर लो, तब ये कौन सा केस बनेगा, Z इज इक्वल टू 4 ही रहेगा ओवरऑल में, लेकिन BP को 2 कर लो और LP को भी 2 कर लो, तब इस केस में आपका केस बन जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो H2O का केस बनता है। H2O कैसे बनता है, इस तरीके से, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर ये है, दूसरा बॉन्ड पेयर ये है, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 LP, एक ऑक्सीजन पे ही LP, ये दूसरा ही, 2 LP हो जाते हैं। अब इस केस में ये जो मॉलिक्यूल बनता है ये V शेप बन जाता है। V शेप क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर थे इन्होंने बॉन्ड पेयर को पुश किया, ये लोन पेयर इधर से फोर्स लगाते हैं बॉन्ड पेयर के ऊपर, ये लोन पेयर इधर से इस बॉन्ड पेयर पे लगाते हैं, ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है, और यहाँ पे इन दोनों लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। तो अलग अलग तरीके के रिपल्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए शेप अल्टीमेटली चला जाता है V शेप, या इसी को बोलते हैं बेंट शेप। रिपल्शन कितने तरीके के देखने को मिल रहे हैं, ये BP है, ये LP है, तो यहाँ पे मिलेगा BP LP, ये BP है, ये BP है, तो यहाँ पे BP BP रिपल्शन होगा, फिर ये BP और ये LP, तो यहाँ पे BP LP रिपल्शन, और ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो यहाँ पे LP LP रिपल्शन। क्लियर है बात? तो पहले LP LP ये एक दूसरे को पुश करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, फिर ये LP इस BP को पुश करेगा तो इधर आएगा, फिर ये LP इस BP को पुश करेगा तो ये इधर आएगा, और अल्टीमेटली ये जो शेप हो जाएगा ये V शेप या बेंट शेप बन जाएगा। जो टेट्राहेड्रल शेप थी इस तरीके की, टेट्राहेड्रल शेप इस तरीके की थी, ये टेट्राहेड्रल शेप धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, V शेप में कन्वर्ट हो गई। पार्ट 4 ही हैं, Z 4 ही है, लेकिन 1 2 3 4 पहले टेट्राहेड्रली अरेंज थे, अभी इसमें अगर देखो तो इसमें अरेंजमेंट आपका V शेप बन गया, 2 इस तरीके से LP अरेंज हो गए और 2 इस तरीके से BP अरेंज हो गए। क्लियर है बात?
अब बॉन्ड एंगल की अगर बात की जाए तो ये एलपी के आने से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर एंगल देखा जाए तो 109 का होता है, लेकिन अमोनिया के केस में यही अगर एंगल देखा जाए तो ये 2 डिग्री कम हो जाता है, 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाता है। और अगर हम लोग देखें H2O के केस में तो यही एंगल 105 डिग्री का हो जाता है, 2 डिग्री और कम हो जाता है। होता क्यों है? एलपी एलपी और बीपी एलपी रिपल्शन की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल धीरे धीरे डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि एलपी का नंबर बढ़ रहा है और एलपी रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट करेगा, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल धीरे धीरे डाउन हो रहा है। 109 से पहले 107 हुआ, फिर 107 से कितना हो गया? 105। क्लियर? और कोई केस हो सकता है Z=4 में? कोई और केस बन सकता है क्या Z=4 में? आप सोचते हो कि कोई और केस हम बना सकते हैं? पहले वाले केस में हमने लिया 4 और 0 का रेशियो BP4 LP0। दूसरे वाले केस में हमने लिया BP3 और LP1। तीसरे वाले केस में हमने दोनों को 2-2 ले लिया। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि LP3 ले लो और BP1 ले लो। BP1 लोगे तो फिर स्ट्रक्चर इस तरीके से कोई बनता ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग लेते नहीं। क्लियर है बात? अब ये LP0 BP4 के और हाँ और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे SiF4 भी बनता है, इसका NH4+ भी बनता है। अगर ये वाले LP1 और BP3 की बात करें तो इसमें भी और एग्जाम्पल बनते हैं। PCl3 बन सकता है, NCl3 बनता है, NF3 बनता है, PH3 फॉस्फीन गैस बोलते हैं इसको, H3O+, ये सारे इसी कैटेगरी में होते हैं। फिर दोनों अगर हाँ जी हाँ पूछिए। बिल्कुल, पता कैसे चलेगा कि जो कंपाउंड है वो रियल में है कि नहीं? मतलब मैं आपका हाँ नहीं नहीं, ये अपन बना नहीं रहे हैं, ये होते हैं। हाँ, तो जो एग्जाम्पल आपको पता है, मतलब जो बुक्स में गिवन है वही स्टेबल कंपाउंड हैं। ठीक है, और उन्हीं कंपाउंड्स को आपको बनाना है, ऐसा नहीं अपने मन से कुछ बना देना तुम। ठीक है, ये जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो कुछ कंपाउंड जो आप सोचोगे वो स्टेबल होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे दुनिया में, और कुछ ऐसे भी आप सोच सकते हो जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो जिनके बारे में जो एग्जिस्टिंग है, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, वही एग्जाम्पल लेंगे आप। जैसे इसमें H2O हमने लिया, H2S भी ले सकते थे, NH2- भी ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई अगर आप Z=5 ले लेते हो, तो जब Z=5 लेते हो तो क्या क्या केस बन सकते हैं? एक ऐसा बन सकता है जब BP आप ले लो 5 और LP ले लो आप 0। जब BP 5 होगा और LP 0 होगा, तब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारा बन सकता है PCl5, PF5 ले लो, SbCl5 ले लो, ASF5 ले लो। ये सब बनते हैं हमारे BP5 और LP0। लोन पेयर कोई है नहीं। तो जैसे PCl5 का स्ट्रक्चर बनाना है तो फॉस्फोरस को अगर देखो तो फॉस्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p3, ये होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं, तो ये 5 Cl के साथ बॉन्ड बना लेता है और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रखता है। P=15 के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हमने, जो हम लोगों ने सीखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखना। ठीक है,
हाँ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको आता नहीं। बता देंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये कॉन्फ़िगरेशन तो बता देंगे, कॉन्फ़िगरेशन बहुत जगह काम आ रहा है तो पहले बता देंगे। ठीक है, तो ये PCl5 का अगर स्ट्रक्चर देखो तो क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर 287। तो इसको ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक फॉस्फोरस से ले लेता है, और फॉस्फोरस को 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, तो इसको 3 ही चाहिए। तो ये क्या करता है कि ये मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल फॉलो करता है, 5-5 बना लेता है 5 से, तो इसका मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बाकी बॉन्डिंग की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शेप की, किस तरीके का शेप आएगा। एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है आपका, एक बॉन्ड पेयर ये दिखाई दे रहा है, 5 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं। पांचों बॉन्ड पेयर ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो। तो क्या करते हैं, पहले ये जो 3 है ना, ये एक प्लेन में अरेंज हो जाते हैं TBP की तरह, और 2 ऊपर की तरफ, एक ऊपर और एक नीचे उस प्लेन के अरेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक सेंट्रल एटम यहाँ पे है, एक ये ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे आ जाएगा, एक ही प्लेन में ये तीनों अटैच होंगे, ये वाले बी बी बी, और अगर आप इनको ज्वाइन करो तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए इसको ट्रायंगुलर बोलते हैं। और एक ऊपर की तरफ बी और एक नीचे की तरफ दूसरा एटम। ये ए और बी हमने एक सिंपल किसी एटम को डिनोट करने के लिए नाम लिख दिया है, ए सेंटर में है और बी साइड एटम्स है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल PCl5, PF5, SPCl5, AS5 ये हो सकते हैं। और इसमें BP5 है और LP0 है। BP5 LP0 है तो ये किस तरीके की ज्योमेट्री में एक दूसरे को अरेंज कर रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। LP0 है तो आपका ज्योमेट्री और शेप दोनों ही यही हो। अब दूसरा केस देखते हैं, जब Z = 5 हो लेकिन BP यहाँ पे 4 कर दो और LP यहाँ पे 1 कर दो। मतलब जो टोटल नंबर 5 था उसमें BP को हमने 1 कम कर दिया और LP को 1 ला दिया। एक लोन पेयर हो और बॉन्ड पेयर हो जाएं आपके 4। तो ऐसे केसेस में देखिए, इसको अगर जनरली लिखो तो ऐसे लिख सकते हो AB4L। जनरल बॉन्ड बुक में ऐसे लिखा होता है। ए होता है, ये सेंट्रल एटम है, जो सेंटर में एटम होगा। ये शो कर रहा है बॉन्ड पेयर को, 4 बॉन्ड पेयर है। ये शो कर रहा है आपका लोन पेयर को, तो लोन पेयर कितने हैं आपके 1। ये सिस्टम है आपका, लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 4, और ये ए है आपका सेंट्रल एटम। अब जब बॉन्ड पेयर 4 हो गया और एक लोन पेयर भी आ गया तो ये एक दूसरे को किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके की ज्योमेट्री बनाएंगे। स्ट्रक्चर तो उसी तरीके का होगा लेकिन ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखो, एक ए यहाँ पे है, बी एक ऊपर एक नीचे की तरफ, और जो दो भी होते हैं वो ऐसे लगते हैं, अटैच हो जाते हैं, और एक लोन पेयर ऐसे अटैच हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 तो बॉन्ड पेयर है, देख पा रहे हो सब लोग। हाँ, और एक लोन पेयर है। अगर आप लोन पेयर को ना देखो, इस लोन पेयर को अगर आप हाइड कर लो, लोन पेयर को अगर आप नहीं देखते हो, इसको नहीं देखते हो, तो आपने सीसॉ देखा है। सीसॉ ऐसे ही तो होता है, एक बच्चा इधर बैठा होता है, एक बच्चा इधर बैठा होता है, ठीक है। और ये सीसॉ कैसे जाता है, अगर आप एक तरफ इधर वाला बेबी अगर हैवी है तो ये ऊपर चला जाएगा, और अगर कुछ दूसरी सिचुएशन बन गई तो कोई सिचुएशन आपको ऐसी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूव करता है सीसॉ, देखा है सब लोगों ने।
तो सीसॉ किस बेसिस पे इसको हम लोग कह रहे हैं, हम लोग सीसॉ इस बेसिस पे कह रहे हैं एक बॉन्ड ऐसे सीधे सीधे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, तो ये दिखाई देता है सीसॉ की तरह, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। ये जो हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है SF4 मॉलिक्यूल में, SF4 में देखने को मिलता है ये सीसॉ हमको। कैसे? सल्फर बीच में होता है, 4 फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाता है ऐसे, और इस सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है, इसको बोलते हैं हम सीसॉ। यहाँ पे BP है 4, LP है 1, ये LP है, और Z की बात करो, स्टीरिक नंबर बोलते हैं, BP प्लस LP, ये है 5। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ, Z=4 में क्या बोल रहे हैं आप, एक बार और बोलिए। हम्म हम्म क्यों नहीं ले सकते, ये कह रहे हो? अच्छा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ये देखो, एक BP, अच्छा लीनियर शेप बता रहे हो, 2 एटम्स अगर ले लें और उसके पास 3 लोन पेयर, अच्छा XCO, अच्छा आप ये कह रहे हो XC इसके साथ बना लेगा और इसके पास 3LP होंगे। अच्छा, XCO एग्जिस्टिंग है क्या? जीनॉन ऑक्साइड हमने ClO- में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? XCO तो एग्जिस्ट नहीं करता, ClO- में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3 आएगा। कैसे? निगेटिव चार्ज किसको दे? Cl को, O को। क्यों? ऑक्सीजन को देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन या क्या क्लोरीन की? मान लो इसको निगेटिव चार्ज तुमने दे दिया, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही क्यों कर रहा है? अगर इस मॉलिक्यूल में इसके पास Cl के पास 8, क्यों? देखो ये जो स्पीसीज बन रही ना, इसमें सेंट्रल एटम Cl काम करता है, Cl का साइज बड़ा है तो Cl सेंट्रल एटम की तरह काम करता है, तो निगेटिव चार्ज अब आपको इसको देना पड़ेगा, O- को। ठीक है, इसको आपने दे दिया निगेटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होते हैं, 7 हो गए, तो एक सिंगल बॉन्ड ये बना लेगा। अब इसके पास BP कितने हो गए, अगर देखो इस स्ट्रक्चर में, तो BP हो गया 1, है ना, और LP कितने हो जाएंगे Cl के पास। अगर Cl को देखो, सेंट्रल एटम को देखना होता है हमें, तो Cl के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से उसने बॉन्डिंग कर ली, तो आपके पास 6 लोन पेयर हो जाएंगे, इसके पास पेयर आपके पास 3 हो जाएंगे, 3 लोन पेयर।
तो यहाँ पे अगर देखो तो एल पी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो बी पी इज इक्वल टू 1 और एल पी इज इक्वल टू 3, अगर दोनों को टोटल करो तो आपका z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यही बात कहना चाह रहे हैं आप? बन तो सकता है, ClO माइनस एग्जिस्ट भी करता है, एग्जिस्टिंग भी है। अच्छा, तो ये ज्योमेट्री लेता है क्या ये? 4 वाली ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब आपके 3 तो लोन पेयर। नहीं नहीं, वो तो लीनियर हो जाएगी। इनको अरेंज कैसे करेंगे? टेट्राहेड्रल अरेंज करेंगे, Cl ऐसे अरेंज करेंगे क्या? LP को अरेंज भी तो करना है, ऐसे कर देंगे इसको अरेंज। क्लियर है? लेकिन ये बहुत हाई रिएक्टिव स्पीसीज होगी, इतना BP1 और LP3 इतने सारे लोन पेयर हैं और एक ही बॉन्ड बना रहा है, बहुत हाई रिएक्टिव स्पीसीज होगी। ठीक है, अब कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे आपके SF4 पे थे, BP4 LP1 पे थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, BP को कर दो z इज इक्वल टू 5 ही लेना है अब आपको, और BP अब कर दो 3 और LP कर दो 2। पहले 5 0 लिया, पहला केस लिया 5 0, फिर दूसरा लिया 4 1, अब तीसरा ले लो, BP को कर दो 3 और LP को कर दो 2। तो BP 3 और LP 2 अगर आप करते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट आता है, B आपके ऐसे अरेंज हो जाते हैं और लोन पेयर आपके ऐसे अरेंज हो जाते हैं। इस शेप को हम लोग बोलते हैं, अगर इसको देखो ध्यान से, अगर आप ऐसे देखो इसको, तो ये आपको कैसा टी शेप दिखाई दे रहा है क्या? ये टी शेप दिख रहा है? अगर लोन पेयर को ना देखो, इसको मत देखो, तो शेप कैसा दिखाई दे रहा है? टी शेप दिखाई दे रहा है, यस और नो? तो ऐसा जिसमें BP3 और LP2 आते हैं, लोन पेयर 2 हैं और BP 3 है, तो ये जिस तरीके से अरेंज करते हैं उसमें शेप बनता है टी शेप। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ClF3, बहुत बार पूछा भी जाता है, ये टी शेप होता है। कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा टी शेप का कौन सा है, तो आप किसको बताओगे? ClF3 को। कैसे अरेंज होते हैं? इस तरीके से अरेंज होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं फ्लोरीन के पास। क्लियर? अब देखो, अभी हमने क्या किया था? अभी हमने किया था लोन पेयर को 2 किया था और बॉन्ड पेयर को 3 किया था, टोटल 5 आ रहा था। अब हम LP को 3 कर देते हैं और BP को 2 कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं सीधे सीधे। Z तो 5 ही है, BP को कर दो 2 और LP को कर दो 3, लोन पेयर 3। हाँ, BP आपका हो गया 2। जब बॉन्ड पेयर 2 हो जाते हैं तो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, तो कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, 2 बॉन्ड पेयर बन गए और 3 आपके लोन पेयर अरेंज हो गए। 3 लोन पेयर आपके ऐसे ट्रायंगल में अरेंज हो जाते हैं। तो अगर इसको देखो तो इसमें आप देख सकते हो एग्जाम्पल XCF2 का, I3 माइनस का, Br3 माइनस का, ICl2 माइनस का, ये सब एग्जाम्पल होते हैं जिसमें BP होता है 2 और LP होता है 3। जैसे XCF2 की अगर बात करो तो जीनॉन फ्लोरीन के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, एक एक बॉन्ड बना लेता है, और LP इसके तीनों ऐसे अरेंज होते हैं, ट्राइगोनल। तो ये जो LP होंगे ये कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये LP तीनों के तीनों ट्राइगोनल अरेंज है।
ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो अपना मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा बन जाएगा, लीनियर। क्लियर है बात? अब जैसे I3 - ClF3 बहुत पूछा जाता है, I3 - भी बहुत पूछते हैं। I3 - बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे? I3 - को बनाना है तो कैसे क्रिएट करेंगे? देखो बीच वाले को अगर माइनस दे दो, 3 है ना I, ऐसे बना सकते हो क्या स्ट्रक्चर? या साइड को दोगे तो कैसे बनेगा? देखो अगर साइड को तुम निगेटिव चार्ज देते हो तो वो तो जुड़ना ही नहीं चाहेगा। ऊपर वाला सही है। कौन कौन ऊपर वाले से एग्री कर रहे हैं? चिरायु कर रहे हैं। और निगेटिव चार्ज सेंटर एटम को देते हैं, साइड एटम को देते हैं? तो साइड एटम को दोगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सोचो, 1 सेकंड में सोचो, 1 सेकंड में सोचो और बताओ। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप साइड एटम को देते हो तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? I3 - का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ट्रायंगुलर होना चाहिए। अच्छा भाई, देखो I3 - किया गया। हाँ, पूरे को माइनस वही बोलने जा रहे थे। किसी एक को भी समझ लो कि उसके पास माइनस चार्ज है, किसी एक को भी समझ लो उसके पास माइनस चार्ज है, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया जाता है। किसी एक को मान लो कि उसके पास माइनस का चार्ज है, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सबको क्या हो जाएगा आपका, एक एक ये दे दो। तो अगर बीच वाले को आप मान लेते हो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम के पास। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल से ऐसा स्ट्रक्चर अब पॉसिबल है। और अगर यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम को, तो इसके पास BP कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं। और I के पास अगर इलेक्ट्रॉन देखो, अगर I- तुम देते हो तो 2 तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास और होने चाहिए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए इसके पास। वो 6, हाँ, वो 6 के 6 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे, और वो भी ट्राइगोनल अरेंज करेंगे इनको। तो ट्राइगोनल अरेंज कर दिया हमने, तो ये डिस्टरबेंस भी नहीं क्रिएट करेगा, एक दूसरे को बैलेंस रखेगा। और 2 आपके BP हो गए, BP हो गए आपके 2, और LP हो गए आपके 3। I3 - का स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोग सोचेंगे और बनाएंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है? लीनियर मिल रहा है।
अब बात करते हैं हम लोग 6 की। 6 में क्या कंडीशन हो सकती है? अगर z इज इक्वल टू 6 ले लो तो z इज इक्वल टू 6 में क्या बना सकते हो? bp आप 6 ले लो और lp 0 ले लो, ये बना सकते हो। जब ये हम लोग लेते हैं तो इसमें शेप मिलता है हमको ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? एक आपका ऐसे स्क्वायर बना लो, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, 4 आपके साइड एटम्स बन गए स्क्वायरिक फॉर्म में, और एक ऊपर और एक नीचे, 6 ऐसे हो गए, तो 6 बॉन्ड पेयर हो गए। क्लियर है बात? ये 6 हो गए। जैसे स्ट्रक्चर देखो अगर, तो SF6 का स्ट्रक्चर इसी तरीके का दिखता है। सल्फर को बीच में ले लो, 4 ऐसे हो गए जो फ्लोरीन इस तरीके से स्क्वायरिक फॉर्म में अटैच हो जाएंगे, और एक ऊपर की तरफ, एक इस प्लेन के ऊपर की तरफ, एक इस प्लेन के नीचे की तरफ, सबको अगर लाइन से ज्वाइन कर लो तो ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगा। क्लियर है? अब 6 को ब्रेक करना शुरू करें। पहले सारे में बीपी हमने 6 ले लिया था, अब हम बीपी लेते हैं 5 और एलपी लेते हैं 1। कहाँ? क्या 180? ऑक्टाहेड्रल में 180 कहाँ आएगा? 90 आएगा ना। ऑक्टाहेड्रल को देखो, ऑक्टाहेड्रल 2 बॉन्ड के बीच का ही एंगल तो बॉन्ड एंगल होता है। ये देखो, इसको अगर देखोगे तो ये प्लेन के ऊपर वाला है और ये प्लेन में है बॉन्ड, तो प्लेन और प्लेन के ऊपर की कोई भी चीज होती है 90 पे होती है। ये देखो, z की हाईएस्ट वैल्यू आपको 7 मिलती है। ये देखो, फोन देख पा रहे हो ना सब लोग? अगर फोन के प्लेन में है बॉन्ड्स, मान लो 4 बॉन्ड फोन के प्लेन में, तो फोन के ऊपर या नीचे की तरफ अगर कोई भी आप अटैच कराओगे तो वो 90 का ही तो एंगल बनाएगा। ये एंगल 90 तो दिख रहा है आपको, ठीक है? तो ये 90 है, और स्क्वायर के ये बॉन्ड हैं जो स्क्वायर के प्लेन में, अगर यहाँ पे आप 4 बॉन्ड बना दो, इसको फोन को स्क्वायर मान लो और सेंटर से लेते हुए 4 बॉन्ड बनाओ, तो स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को जब कट करते हैं तो कितने पे कट करते हैं? 90 पे ही तो कट करते हैं। तो इसका मतलब इसमें सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे? 90 के ही होंगे। अगर हम लोग बात करें कि भाई ये कितने का बॉन्ड एंगल बना रहा है, तो सारे के सारे 90 बनेंगे, क्योंकि अगर कोई अबव द प्लेन है तो वो भी 90 क्रिएट कर रहा है, और ये तो 90 होंगे ही होंगे। सारे एंगल 90 होंगे। अब बात कर लें, बीपी को 5 कर दो और एलपी को 1 कर लो। बीपी 5 कर देते हैं, एलपी 1 कर देते हैं, टोटल जेड हो जाएगा 6। टोटल तो जेड 6 ही रहेगा। अब 5-1 में कैसा बनेगा? देखो, 5-1 में को अगर देखो तो पोजीशन वही बनानी है। 4 तो आप स्क्वायर पे ले लो, एक ऊपर और एक नीचे था ना एटम, तो एक ऊपर ले लो और एक जगह उसकी जगह पे एक लोन पेयर फिट कर दो, ठीक है? अब देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसमें क्या हो रहा था? एक स्क्वायर था और एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड। जब बन जाता है तो पूरे शेप को ऑक्टाहेड्रल बोल देते हो। इसमें क्या बनेगा? इसमें आपको लोन पेयर को तो कंसीडर करना नहीं होता, तो एक तो स्क्वायर बन जाएगा और ये ऊपर की तरफ एक पिरामिड इस बॉन्ड से बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये बनता है ClF5, IF5, BrF5। Cl को बीच में कर लो और 4 फ्लोरीन को स्क्वायर पे लगा दो, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, और एक को ऊपर के पे, एक LP यहाँ पे बच गया। क्लियर है बात? अब
अब 4 में ब्रेक कर लें, z इज इक्वल टू 6 है, bp 4 कर लो और lp 2 कर लो। इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों, अभी हम 4 को स्क्वायर पे लगा रहे थे तो 4 को तो स्क्वायर पे ही लगा लो, bp आपके 4 है ना, एक lp ऊपर एक lp नीचे। अब ये तो शेप को चेंज कर नहीं रहे, ये तो आपका स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, क्योंकि ये चारों बॉन्ड किस में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन का अगर मोबाइल फोन स्क्वायरिक अगर हो जाए तो स्क्वायर के आपके चारों कॉर्नर्स पे एक एक एटम अटैच है, बॉन्ड बना रहे, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखो तो HCF4 ये एग्जाम्पल बनाता है। जीनॉन के पास इनर्ट गैस है इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ये फ्लोरीन से अटैच कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, और 4 इसके पास बचते हैं जो एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। क्लियर? अब 3-3 में ब्रेक कर सकते हैं, 3-3 वाला बन सकता है क्या? कौन सा? थ्री BP एंड LP इज इक्वल टू 3, ये कह रहे हैं ना। तो ऐसा कोई पॉसिबल है विधि? BP3 LP3 वाले सुने? हाँ, ऐसे वाले हमने सुने ही नहीं है, ऐसे वाले एग्जिस्ट ही नहीं करते, रिपल्शन ज़्यादा हो जाता होगा, LP जो है ना रिपल्शन ज़्यादा कर देते होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहीं तक बात हमको पढ़नी थी, किसमें, VSEPR में। और Z का कैलकुलेशन सब लोग सीख गए कि Z कैसे कैलकुलेट करना है हमको। Z कैलकुलेशन अगर आ जाएगा तो शेप हमें बताना आ जाएगा VSEPR के अकॉर्डिंग, और Z कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो शेप हम नहीं बता पाएंगे। जैसे अगर बात की जाए NH2- में, अब इसमें Z कैलकुलेट करना है, तो Z कैसे कैलकुलेट करें, कौन बताएगा? Z इज इक्वल टू क्या होता था, सेंट्रल एटम के क्या करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते थे, यहाँ पे हाफ करते थे, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज अगर है तो, माइनस पॉजिटिव चार्ज लेते थे, पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, निगेटिव है, तो यही बात कर लेते हैं, और प्लस मोनोवैलेंट एटम जो अटैच हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, 2 एटम अटैच है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 5, निगेटिव चार्ज -1 का है तो उसको प्लस करना है, मोनोवैलेंट एटम 2 हैं हमारे पास, तो वैल्यू कितनी आ गई अगर टोटल देखो, 4 आ गया, Z इज इक्वल टू, और Z इज इक्वल टू 4 पे क्या बना सकते हो आप, 4 पे किस किस तरीके की बातें सोच सकते हो आप? फोर पे अगर हम देखें तो 4 पे हम ऐसा सोच सकते हैं, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन तो 2 ही है ना, तो बॉन्ड पेयर तो मैक्सिमम 2 ही पॉसिबल है इसमें, देखो हाइड्रोजन 2 ही है ना, और एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है ना। हाँ, तो क्या सिचुएशन बनेगी इसमें, बनेगी नाइट्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो नाइट्रोजन के पास हो जाएंगे आपके 5 होते हैं, लास्ट में 6 हो जाएंगे, 6 में से 2 को ये बॉन्ड पेयर में यूज़ कर लेगा और 4 इसके पास LP बच जाएंगे। तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, 2BP 2LP की तरह होगा, और 2BP 2LP की तरह जो स्ट्रक्चर था H2O का स्ट्रक्चर याद है कैसा होता था, ऐसा होता था 2BP
और 2LP। वी शेप था, वी शेप या इसी को बोलते हैं बेंट शेप। क्लियर है बात? तो अब आप लोग कैलकुलेट कर लें कैसे। H3O प्लस का बताइए। H3O प्लस इसका बताइए। जेट कैसे निकालें? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। पॉजिटिव मोनोवैलेंट, ये हाइड्रोजन 3 है ना। पॉजिटिव चार्ज को माइनस किया जाता है, कर दिया। +2 और 3 कितना आएगा? 4 आ जाएगा। Z=4 आ गया। तो Z=4 में क्या बन सकता है? 3 हाइड्रोजन है, तो आप BP तो 3 बना सकते हो, तो LP 1 बनाओगे। क्या करोगे? BP बना देते हैं, हाइड्रोजन 3 है तो 3 BP बना देते हैं और LP 1 ले लेते हैं, टोटल Z हो जाएगा 4। बात बन गई ये वाली। अब सेट कैसे करें स्ट्रक्चर को? 4 होता है तो टेट्राहेड्रल बनता है, तो टेट्राहेड्रल अरेंज कर लेते हैं, उसमें 3 BP ले लो और 1 LP ले लो, ऐसे अरेंज करते हैं। अमोनिया की तरह, याद आ रहा है कुछ? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, NH3 को ऐसे ही अरेंज किया था ना, देखो। पॉजिटिव चार्ज वो तो बाद में डिसाइड कर लेंगे ना, पॉजिटिव निगेटिव किसको देना है, अभी तो पूरे पे लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करने वाले हैं आपका ओवरलैपिंग, सीखने वाले ओवरलैपिंग क्या होती है और कहाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद